हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी ठीक हूं। आज स्टार्ट करते हैं हमारा इसके क्या आगे टॉपिक जो हमने कल किया था, सेट अप्रोच। आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है रैंडम वेरिएबल। ये है रैंडम वेरिएबल। अब हमने स्टैट्स में पढ़ा था, स्टैट्स में हमने पढ़ा था वेरिएबल। स्टैट्स में हमने वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है। वेरिएबल क्या होता था? वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम वैल्यूज असाइन कर सकते थे। ठीक है, वो होता था वेरिएबल। जैसे सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ठीक है, यहाँ पे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने एग्जांपल लिया था इन क्लास 9th। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने लिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th। फिर यहाँ पे A B C D ऐसे करके यहाँ 50 स्टूडेंट्स, यहाँ 48, यहाँ 60, यहाँ पे 52, ऐसा कुछ आसपास हमने ऐसा एग्जांपल लिया था। ठीक है, ये होता था हमारा वेरिएबल स्टैट्स के भाषा में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रैंडम वेरिएबल। तो अब ये रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? यहाँ पे रैंडम से आप समझ पा रहे हैं, रैंडम से मतलब यहाँ पे कुछ भी आ जाता है। तो यहाँ पे अब हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेट के अप्रोच में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ सकता है? यहाँ पे हमारा एस ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो तीनों में हेड आएगा। ओके, इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ, एक सेकेंड। या तो यहाँ पे या तो तीनों में हेड आएगा, या तो पहले दो में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा। ठीक है, ओके। या तो पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, ऐसा आ सकता है। ओके, या तो फिर पहले में टेल और दूसरे में हेड, बाकी दो में हेड, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, अब या तो एक हेड बाकी टेल, ओके, ऐसा आ सकता है। यहाँ पे टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे टेल टेल हेड, ऐसा आ सकता है। और लास्ट में क्या है, तीनों में टेल आ सकता है। ये हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगर कॉइन को अगर हम 3 टाइम टॉस करें तो ये हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो हमने जो कॉइन जो टॉस किया वो क्या था? रैंडम एक्सपेरिमेंट था हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद ये हमारा आया इवेंट। ठीक है, तो इसको अगर मैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो हमारा जो पॉसिबिलिटी आया, इसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे s लिया था हमने, हम इसको ले लेते हैं x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे s ही लेने देते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं x। तो अगर x अगर 0 है, यहाँ पे मैं अगर नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बात करता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स में क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको। यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, 3 है, 2 है, 1 है। ओके, नंबर ऑफ हेड्स है यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। तो नंबर ऑफ हेड्स को मैं ले लूंगा x। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स को मैं ले लिया x। तो ये जो मेरा जो नंबर ऑफ हेड्स आ गया, ये हो गया मेरा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये जो मेरा जो नंबर ऑफ हेड्स आ गया, ये हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल का काम क्या है? ठीक है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का काम क्या है? यहाँ पे रैंडम वेरिएबल से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ से रैंडम वेरिएबल क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये है, यहाँ से है रैंडम वेरिएबल इज क्या बोल सकते हैं, इज अ वैल्यू असाइंड
इज अ वैल्यू असाइंड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, वहां पे कुछ और वर्ड्स है जो हम देखेंगे। ठीक है, ये बस आपको समझ आना चाहिए। वैल्यू असाइन टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां पे इवेंट हुआ, सॉरी यहाँ पे वैल्यू असाइन टू एन इवेंट आफ्टर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअल वर्डिंग्स क्या लिखी हुई है। अ रैंडम वेरिएबल और अ स्टोकेस्टिक वेरिएबल, ये दूसरा वर्ड आ गया। ठीक है, स्टोकेस्टिक वेरिएबल एक दूसरा वर्ड आ गया है। इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड, इसको थोड़ा, इसको साइज को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो रहा जा रहा है अपना। ओके, थिकनेस, यहाँ पे इसकी थिकनेस को बड़ा कर देते हैं ताकि ये पूरा कवर कर सके। हाँ, अब ये पूरा कवर कर पा रहा है, अभी भी थोड़ा कम है हमारा हाइलाइटर का, इसको और थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल और स्टोकेस्टिक वेरिएबल इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए, ऑन अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अज्यूमिंग एनी वैल्यू। तो हमने क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट करके वहां पे अज्यूम कर लिया कोई वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमने नॉर्मल तरीके से अज्यूम नहीं किया था। हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एच कितना है, फिर यहाँ पे हेड्स कितने हैं, यहाँ पे टेल्स कितने, हमने वो सारी चीजें देखी थी, फिर हमने असाइन किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रैंडम वेरिएबल भी असाइन किया जा सकता है, असाइनिंग अ रियल नंबर टू ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट। सारे सैंपल पॉइंट को हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया। ओके, अ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ये तो वही एग्जाम्पल है जो हमने लिया था। ठीक है, अब यहाँ आगे आते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे 2 प्रकार के दिए हुए हैं रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे अब हम वेरिएबल तो जानते ही हैं 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, वेरिएबल होते हैं 2 टाइप्स के, डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूअस। वेरिएबल 2 प्रकार के, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट जो सिंगल वैल्यूज जैसे ले सकते थे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए लिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जिसमें हम यहाँ पे सिंगल वैल्यूज ले सकते थे, जैसे 50, 51, 52 ऐसा वैल्यूज ले सकते थे। ठीक है, ये अपना हो गया डिस्क्रीट। और कॉन्टिन्यूअस मतलब जैसे यहाँ से अपना रेंज जैसे बन रहा था, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 160 से 170 सेंटीमीटर तक। तो ये जब इस तरीके का जब वेरिएबल आता था, इसको बोलते थे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा रैंडम वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे आ जाएगा रैंडम वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट आ गया, यहाँ पे भी आ गया कॉन्टिन्यूअस। यहाँ कॉन्टिन्यूअस को अभी नहीं देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस अपना नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे टू बी डन इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, ये जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है वही है अपना कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का। ओके, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल का हम अभी इधर ही देखेंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल का जैसे हमने यहाँ पे देखा था, अभी हमने वैल्यूज लिए थे, x का वैल्यू लिया था 0, 1, 2, 3 ऐसा लिया था x का वैल्यू। ओके, ठीक है, अब हमने देखा था वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालते थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता था, यहाँ पे
x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x सपोज यहाँ पे 10, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 30 ऐसे करके दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया होता था 1, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3 ऐसे करके फ्रीक्वेंसी दिया होता था। हम निकालते थे समेशन fx, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया करते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो अब इस केस यहाँ पे आ गया हमने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आता है अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमने ये देखो यहाँ पे, वहाँ पे क्या था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे क्या था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया, फ्रीक्वेंसी वर्ड को रिप्लेस करके प्रोबेबिलिटी डाला है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ये x है, x अपना क्या था, वो हेड्स, जो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कॉइन टॉस वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉइन टॉस वाला एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे x अपना क्या था, 0 था, 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे लेंगे फ्रीक्वेंसी के जगह प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 8 अपने टोटल सैंपल थे, उसमें से 1/8, ठीक है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आइए, ये है अपना, देखिए एक बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, 2 और ये 3 है एक बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 3/8 हो जाएगा। 2 बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, तो ये भी हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये आएगा 3/8, ठीक है। ये भी आएगा 3/8 और ये आएगा अपना 1/8। अब अगर देखिए हमने अगर यहाँ पे सारे वैल्यूज ले लिए हैं, अगर ये x के, अगर ये हमने यहाँ पे सारे वैल्यूज ले लिए हैं, तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। यहाँ पे सम करके देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 3 + 3 6 + 1 1, यहाँ पे 8/8, यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है। हमने यहाँ पे सारे वैल्यूज ले लिए थे तो इसलिए पूरा प्रोबेबिलिटी का सम आ रहा था 1, तो यहाँ पे समेशन p आता है 1, ओके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा 1 ही, ठीक है। अब हम यहाँ से, अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया, तो अब जैसे वहाँ पे भी हम वहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बाद वो वहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता था, फिर वहाँ पे दूसरे लोग भी प्रकट होते थे, जैसे अरिथमेटिक मीन आता था वहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पे आता था अरिथमेटिक मीन, तो यहाँ पे आएगा अपने पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे आएगा अपने पास एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। अरिथमेटिक मीन ने अपना रूप बदल लिया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू बन के आ गया है, ओके। अब यहाँ पे जैसे हमने ये निकाला, ठीक है, अब हमने ये निकाला, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, तो अब अगर हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लेते थे हम समेशन fx अपॉन, कुछ लोग n लेते थे लेकिन हम यहाँ पे समेशन f लेते थे, ठीक है। हम यहाँ पे समेशन f क्यों लेते थे, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, देखिए। तो अब अगर यहाँ पे समेशन f ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिनोट करते हैं e और ब्रैकेट में लेते हैं x, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिनोट करते हैं ई ब्रैकेट में x, तो यहाँ पे ले सकते हैं समेशन px अपॉन यहाँ पे समेशन p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने समेशन f लिया था तो उससे काफी आसान हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे सीधा बस वो f को हटा के यहाँ पे p डालना है, जैसे फ्रीक्वेंसी को हटा के हमने प्रोबेबिलिटी डाला, वैसे यहाँ पे f को हटा के हमने यहाँ पे p पुट कर दिया, ओके। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखा अगर सारे वैल्यूज ले रहे हैं तो ये तो वैल्यू आएगा 1, ठीक है। अगर हम सारे वैल्यूज ले रहे हैं तो ये समेशन p तो आ रहा है अपना 1, तो अब यहाँ पे बोलते हैं 1 को हटा देते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं 1 को आप जाइए, यहाँ पे आपके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे में, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे e x ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे
समेशन पी एक्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा समेशन पी एक्स, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, एक नया सिंबल आएगा म्यू, ठीक है, हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं म्यू से। ओके, यहाँ पे समेशन पी एक्स है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। अब हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, समेशन पी एक्स क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे x था अपने पास 0 1 2 3, ठीक है, p था यहाँ पे 1/8 3/8, फिर से 3/8, फिर यहाँ पे 1/8। अब यहाँ पे px, ठीक है, यहाँ पे px तो ये है 0 × 1/8 0, 1 × 3/8 3/8, 2 × 3/8। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं करता ताकि फिर बाद में सम करने में आसानी हो। तो यहाँ पे 2 × 3/8 ये हो जाएगा 6/8, और 3 × 1/8 यहाँ पे हो जाएगा 3/8। अब इसको सम करेंगे तो 6 + 3 + 3 ये क्या हो रहा है 12/8। अब अगर इसको देखेंगे, इसको निकालेंगे, वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे समेशन पी एक्स आ रहा है अपना 3/2। ओके, यहाँ आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वी कैन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये तो जान ही रहे हैं, रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन अ डिस्क्रीट सैंपल साइज इज नोन एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अगर डिस्क्रीट से है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और अगर कंटिन्यूअस से है तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एंड इट कैन अज्यूम आइदर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर जो काउंट हो सकते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स, द नंबर ऑफ हेड्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। A continuous random variable like height, weight, etc. is random variable defined on a continuous sample size and assuming an uncountably infinite number of values. The probability distribution of random variable may be defined as a statement expressing the different values taken by a random variable and corresponding probability. देखिए probability distribution क्या बोल रहा है, may be defined as a statement, जैसे हमने वहां पे टेबल बनाया, ठीक है, expressing the different values, वहां पे different values है, taken by a random variable and corresponding probabilities। हमने क्या लिया, random variable लिया था यहाँ पे और corresponding probabilities ली हुई है, ठीक है। Then if a random variable x assumes n finite values with corresponding probabilities p1 p2 p3 such that यहाँ पे p1 is greater than equal to 0 for every I, तो यहाँ पे p1 is greater than equal to 0। ओके, 0 भी हो सकता है तो 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। समेशन p1 is equals to 1, तो यहाँ पे समेशन p तो 1 होगा, ये तो हमने देख लिया है, ये वही चीज लिखी हुई है। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन, देखिए ये जो एग्जाम्पल जो हमने लिया था ये वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 बार कॉइन टॉस किया था तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी आती है 1। There are cases when it is possible to express the probability as a function of x. In case x is a discrete variable, अगर x discrete variable है, if such a function really exist, अगर वो फंक्शन सही में एग्जिस्ट करता है, जैसे अभी यहाँ पे हेड्स और टेल्स वाला केस था, वो एग्जिस्ट करता है, then fx is known as probability mass function, तो इसको फिर probability mass function बोला जाता है, ठीक है। ओके, इसको बोला जाता है probability mass function। fx is greater than equal to 0 for every x, यहाँ पे fx is greater than equal to 0 for every x। अब आगे आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x दिया होता है ना, हमने क्या नॉर्मल जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी ले रहे थे, यहाँ पे x ले रहे थे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे कैसे फंक्शन ऑफ x ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल बनाते हैं। जैसे हम लिया, सपोज यहाँ पे फंक्शन ऑफ x लिया, f of x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेते हैं किस चीज का प्रोबेबिलिटी लेंगे, थोड़ा एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ही ध्यान में आता है कुछ मैं आप लोग को जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं। E of fx is equals to 1 when fx is given by fx is equals to px is equals to x। ये अपन आगे देखते हैं, ठीक है। When x is a continuous random variable defined over an interval alpha and beta where beta is greater than alpha। ये तो अल्फा बीटा ये इस तरीके से दिया हुआ है जैसे इंटरवल ये है हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल का, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 150 से यहाँ पे 160 ले लिया तो ये अपना अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। सो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये ऐसा ही रहता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। देन x कैन अज्यूम एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम इट्स इंटरवल एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी टू एवरी मास पॉइंट x वी असाइन प्रोबेबिलिटी टू इंटरवल ऑफ वैल्यूज। तो इसमें क्या होता है, हम ये 150 से 160 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 150 और ये 160 के बीच में हम कोई सा भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम इंडिविजुअली हम यहाँ पे x असाइन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इंडिविजुअली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, तो हम ये पूरा में असाइन कर देते हैं x, ठीक है। हम यहाँ पे पूरा में वैल्यू असाइन कर देते हैं, ये वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। Instead of assigning individual probability to every mass point x, we assign probability to intervals of values। हम ये पूरा में probability assign कर देते हैं। यहाँ पे x लिख दिया हूँ, यहाँ पे आएगा probability, ठीक है, ओके। अब क्या लिखा हुआ है, such a function of x provided it exists is known as the probability density function। इसको बोला जाता है probability density function। PDF वाला PDF नहीं, जो फॉर्मेट में जो नोट्स जो शेयर करता हूँ वो नहीं, ठीक है। fx satisfies the following conditions। fx is greater than equal to 0 for x belongs to alpha and beta, ठीक है। वो जो फंक्शन ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जैसे हमने वहां पे दिखा था 0 1 2 3 हेड्स टेल्स, ओके। ये सारी चीजें हम ये आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी खाली बस यहीं पे बस ऐसे ही जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो अभी हमने देखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने अभी देखा था। एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of different values taken by the random variable and the corresponding probabilities। यही है sum of the product। हमने यहाँ पे expected value लिया था, expected value क्या लिया था यहाँ पे, mu is equals to summation px, ये लिया था हमने expected value, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये sum of the product of, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल्स। ये एग्जांपल में देख लेते हैं, देखिए डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल विथ इट करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, Hence, if a random variable x assumes n values x1, x2, x3, x4 with corresponding probability p1, then pi satisfies, then the expected value of x is given by, ये वही चीज लिखा हुआ है जो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल बनाया था। हमने वहाँ पे 4 वैल्यूज लिए तो वो अपना हो गया x1, x2, x3, x4, और वहाँ पे जो 4 जो प्रोबेबिलिटीज लिए थे वो हो गया p1, p2, p3, p4। तो यहाँ पे देखिए म्यू इज इक्वल्स टू ex एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन पी आई एक्स आई, हमने वहाँ पे पी एक्स लिख लिया, अब पी आई एक्स आई भी लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बोल रहा है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे x है 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हम अगर एक्स स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 1, ये 4 और ये 9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम होगा क्योंकि हमने तो खाली बस उसका स्क्वायर किया था। तो ये आ जाएगा 1/8, ये है 3/8, ये है 3/8 और ये है 1/8। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा समीशन पी और ये एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसका लेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3/8, यहाँ पे 4 × 3 12/8 और यहाँ पे आ जाएगा 9/8। ठीक है, अब इसका भी सम कर देंगे तो यहाँ पे 9 + 12 21 प्लस 3 24/8 आएगा। यहाँ पे आ गया 3 अपना वैल्यू। ओके, यहाँ पे भी हम ऐसा फॉर्मूला ले सकते हैं अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ले रहा है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा समेशन पी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन, आप लोग बोल सकते हैं समेशन पी का, समेशन पी लेना है लेकिन समेशन पी तो 1 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसी का यही वैल्यू ले लेंगे तो ये अपना आ जाएगा 3 आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं। इन पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन जी एक्स इज गिवन बाय, अगर कोई ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोज ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ऐसा कुछ फंक्शन हमने को दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे भी उसी तरीके से निकाला जाएगा। यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है जी एक्स, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हो सकता है 1 हो, x का वैल्यू हो सकता है 2 हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 4 3 ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2x, अगर x का वैल्यू है 0, यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं 0 से यहाँ पे 3 तक ले लेते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे पहला अगर वैल्यू आ जाएगा तो फिर 2x 2 × 0 यहाँ पे 0, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे फिर से प्रोबेबिलिटी इंटू जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ये समेशन p इंटू जी एक्स। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे समेशन p इंटू जी एक्स, तो यहाँ पे ये अपना आ जाएगा आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा समेशन p इंटू जी एक्स, वही चीज लिखा हुआ है। अब आते हैं हम यहाँ पे वेरिएंस में। वेरिएंस ऑफ x टू बी डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर इज गिवन बाय, देखिए वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये x माइनस म्यू का होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरिएंस का हम क्या फॉर्मूला लेते थे, हम स्टैटिस्टिक्स में आए थे तो स्टैटिस्टिक्स में हम यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लेते थे। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में हमने यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लिया था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन यहाँ पे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, वेरिएंस का ये फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर रूट ले लेते थे। तो अब यहाँ पे जैसे प्रोबेबिलिटी में आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आते हैं, अब यहाँ पे हम खुद से फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन x माइनस, यहाँ पे x बार क्या है, x बार अपना है म्यू का होल स्क्वायर, हम यहाँ पे लेंगे डिवाइडेड बाय समेशन p, लेकिन समेशन p तो 1 होता है, तो हम यहाँ पे समेशन p को हटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे समेशन p को हटा देंगे, खाली फोकट क्यों मेहनत करें। ठीक है, हम यहाँ पे खाली फोकट मेहनत क्यों करें, तो यहाँ पे x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ पे x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वेरिएंस का फॉर्मूला निकाल लिया, और एक हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला था जिसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी काम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, ये था हमारा फॉर्मूला वहाँ पे। सो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी के केस में लेंगे, ये अपना था स्टैट्स वाले में। ठीक है, ये अपना था स्टैट्स में। अब अगर प्रोबेबिलिटी में लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अपॉन
यहाँ पे समेशन पी तो लेते नहीं है, माइनस यहाँ पे म्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए वेरिएशन ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर और यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, यहाँ पे यही है, यहाँ पे समेशन नहीं है सॉरी, यहाँ पे ई है, ओके ठीक है। समेशन और ई में फर्क है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे समेशन था लेकिन यहाँ पे ई है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके। यहाँ पे ई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसको, ई का वैल्यू हो गया प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ आगे आते हैं, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पे अगर हम उसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, सिंपल है, ये तो पता है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन ये जो ई है एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, सॉरी ये म्यू ऐसा था, यहाँ पे x माइनस म्यू का स्क्वायर, ओके ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से ले लूँ तो ये अपना आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और इस पे क्या लिखा हुआ पॉजिटिव वैल्यू, तो सिर्फ खाली बस पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, ओके ठीक है। अब आगे आते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स, ये सेम चीज है जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। देखिए हमने क्या देखा था, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अगर ऐसा होता था तो यहाँ पे y मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स मीन, ऐसा बन जाता था, ओके ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर सेम फंक्शन होगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे y और जो है प्रोबेबिलिटी का मीन है जो म्यू है, ठीक है। सो y का जो हम यहाँ पे म्यू लिख लेते हैं, ओके। y म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस बी ये x म्यू, ठीक है। सेम चीज है, सेम फंक्शन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में भी वही फंक्शन काम आएगा। तो अब अगर यहाँ पे हमको निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, हमको अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना था, सेम फंक्शन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अगर ऐसे केस में हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना था, सो यहाँ पे एस डी ऑफ वाई क्या आता था, एस डी ऑफ वाई आता था मॉड्यूलस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एस डी ऑफ एक्स, ये आता था, ठीक है, ओके ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं जैसे दूसरा केस लूँ, जैसे यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी वाला केस लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी वाले केस में भी सेम चीज होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी वाले केस में भी ये सेम चीज होंगी, ठीक है। तो ये वाला स्टैट्स, ये वाला जो फंक्शन है हमारा, अगर यहाँ पे हमको निकालना है तो ये अपना प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों में सेम है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों में यही फंक्शन काम कर रहा था, ओके। अब आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, if y is equals to a plus bx for two random variable x and y for a pair of constants a and b, then mean that is expected value of y is given by, देखिए म्यू ऑफ y, और यहाँ पे ऐसा म्यू ऑफ x लिखा है, मैंने वहाँ पे y म्यू लिख दिया था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे म्यू ऑफ x लिख लेते हैं, यहाँ पे म्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू a प्लस बाय म्यू ऑफ x, ओके। हम यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं। अब जैसे जाएंगे, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सेम चीज जो अभी हमने निकाला वहाँ पे। अब आगे आते हैं, when x is a discrete random variable with probability mass function fx, then its expected value is given by x into fx। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे discrete random variable है, फंक्शन है fx, सिंपल चीज है, if it is a discrete random variable with function fx, जैसे हमने अभी वहां देखा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे fx फंक्शन है अपने पास, यहाँ पे fx फंक्शन है,
तो अगर यहाँ पे अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, यहाँ पे अपने को अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू निकालना है, तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स, समेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स। ठीक है, वहां पे क्या करते थे, समेशन px कर दे रहे थे, यहाँ पे समेशन x इंटू एफ एक्स कर देंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला, देखिए म्यू इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स इंटू एफ एक्स एंड x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे p के जगह में आ रहा है अपने पास एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है वो है अपना एफ एक्स है यहाँ पे। तो अगर वो अगर चेंज होगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जगह में जो अपना वो मास फंक्शन है एफ एक्स हम वो डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जगह में जो अपना मास फंक्शन है हम वो डाल देंगे। ठीक है, एंड इट्स वेरिएंस विल बी समेशन एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये तो वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, जहाँ पे वेयर ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ एक्स, जहाँ पे भी है जहाँ पे वहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी के जगह में जहाँ पी डाला था वहाँ हम यहाँ पे एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएशन है ई ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये म्यू स्क्वायर, ये जो हमने जो दूसरा फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे ये जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा। ओके, देखिए वही फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए इंटीग्रल में दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, ये बस आप लोग ऐसे देख लीजिए, जैसे जैसे आगे हम जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और वैसे भी हमको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमको देखना ही है नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो यहाँ पे ई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमने क्या देखा था, एक जगह लिमिट्स देखे थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट देखा था हमने, एफ ए था कुछ। ठीक है, हमने एक जगह देखा था लिमिट ये एफ ए टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे ऐसा कुछ था शायद। ओके, यहाँ पे एफ ए अपॉन एक्स ऐसा ही था। इधर देख लेते हैं पुराने स्लाइड्स में, कहीं तो हमने पढ़ा हुआ था वो चीज कल के स्लाइड में, देखते हैं कहाँ पे था। इधर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सेट थ्योरेटिक अप्रोच है, शायद हमने उसको फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ओके, ये सेट्स से पहले देखा था हमने उसको। देखिए ये वाला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ए अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ए अपॉन एन, ये चीज था। ओके, तो यहाँ पे आ गए वापस हम। तो यहाँ पे था n टेंड्स टू इन्फिनिटी और एफ ए अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे एफ ए अपॉन एन, ये था हमारा। ओके, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, फिर यहाँ पे एफ ए अपॉन एन था। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिमिट देखे थे, तो लिमिट में हमने क्या देखा था कि ये पॉजिटिव लिमिट भी होता है और यहाँ पे नेगेटिव लिमिट भी होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल में ये नीचे लोअर लिमिट नेगेटिव और अपर लिमिट पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे लोअर लिमिट नेगेटिव और यहाँ पे अपर लिमिट पॉजिटिव। अब ये क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए है। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला दिया हो, देखो x इंटू एफ एक्स डी एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो अगर e ऑफ x चाहिए तो यहाँ पे
x इंटू ये एफ एक्स डी एक्स। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो ये क्या है, ये वैल्यू अपना उस बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। डिस्क्रीट वेरिएबल रहता तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू रहता था। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में एक रेंज में वैल्यू होगा 60 to 70, तो इस रेंज में वैल्यू है। ओके, इस रेंज में वैल्यू के लिए अगर हमको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन निकालना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे यहाँ पे जो छोटे छोटे वैल्यूज के बीच का दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज ऐसे करके हम उसमें बीच का मीन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम सारे को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता था, इंटीग्रेशन का जैसे हम यहाँ पे 60 to 70 लेके मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 60, 61, फिर यहाँ पे 60, यहाँ पे 62 भी आ सकता है, यहाँ पे 63, यहाँ पे 64, यहाँ पे 65, यहाँ पे 66, ठीक है, यहाँ पे 67, ऐसे करके कोई सा वैल्यू आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे 60 में हो सकते हैं 5 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, ये छोटा छोटा ऐसे दो का सेट बना के हम यहाँ पे मीन ले लेंगे, ठीक है, और सारों को फिर जोड़ देंगे। फिर सारों को जोड़ देंगे तो वो चीज अपना क्या हो जाता है, फिर अपना टोटल करके फिर हम मीन निकालेंगे तो ये अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इतना सब करना काफी मुश्किल हो जाता है ना, इतना सब करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमने देखा था, छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ जोड़ के हम एरिया निकाल लेते थे, तो यहाँ पे वो आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्म। ओके, ठीक है, सो ये अपना आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्म। इसको ऐसे रहने देता हूँ, याद रहेगा क्या एग्जांपल बताए थे। ओके, ठीक है, तो उसी तरीके से ये अपना आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है, ठीक है, हम वहां से सिग्मा भी निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर करना है तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर करना है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में, तो यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे ये इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए था अपने को, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे समेश, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स, फिर यहाँ पे हो गया डी एक्स। ओके, ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब आगे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट के इज के, ये वही चीज है। अगर हम अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट लेते हैं तो वो तो अगर एक ही वैल्यू आएगा तो उसका फिर अरिथमेटिक मीन तो सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ई के इज फॉर एनी कांस्टेंट के इज के, ठीक है। अगर यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं तो उसका क्या, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगा। सपोज यहाँ पे ई के इज इक्वल्स टू के दिया हुआ है। अगर यहाँ पे के का वैल्यू मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे के का वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसका मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, के इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि ये समेशन पी एक्स यही चीज है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, अगर सिर्फ खाली एक ही चीज होने वाला है तो ये अपना क्या हो गया, इसका अगर इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 तो ये अपना क्या हो गया, एक हिसाब से श्योर इवेंट हो गया, ठीक है, श्योर इवेंट हो गया। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पे अगर कुछ भी फॉर्मूला लगाएंगे ई ऑफ के, तो ई ऑफ के क्या आ जाता है, समेशन पी एक्स, तो पी और ये के समेशन पी एक्स अपॉन पी, तो ये आ जाएगा 1 ही आएगा। ओके, ठीक है, ये वही प्रॉपर्टी दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे जैसे अगर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नहीं लिखा हुआ है, हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे नंबर 1 सेकेंड प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, अगर जैसे दो वेरिएबल है, ई ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है तो हम यहाँ पे ई ऑफ एक्स प्लस ये ई ऑफ वाई कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, दोनों का एक साथ, ठीक है,
एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे e of x plus y is equals to e of x plus e of y for any two random variables x and y. Expectation of the product of a constant and the random variable is the product of constant and the expectation of the random variable. यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे e और यहाँ पे k इंटू ये x दिया हुआ है, ठीक है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। हियर k is the constant and x is variable. k is constant and x is variable. तो अगर ऐसा कोई केस है तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये k को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ k इज k, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ k इज k, ये जो फर्स्ट थ्योरम में हमने जो देखा, ठीक है, ओके। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ k इज k, फर्स्ट थ्योरम में देखा, तो उसको फिर अलग से फिर निकालने की जरूरत नहीं, हम k को बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर 4, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे e ऑफ, अगर ये एक्स वाई बोल रहा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा e ऑफ x इंटू ये e ऑफ y, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, इस केस में ये चीज होगा, ठीक है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, इस केस में ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम प्रोवाइडेड द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होने चाहिए तभी ये चीज अपना सेटिस्फाई करेगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। An unbiased coin is tossed 3 times. Find the expected value of the number of heads and also its standard deviation. ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल तो हम यहाँ पे कर चुके हैं पहले ही, ओके। हमने स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाला था, लेकिन तब भी हम ये एग्जांपल यहाँ पे कर चुके हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। A random variable has the probability distribution, x है, यहाँ पे p है, रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फाइंड e ऑफ ये x माइनस एक्स निकालना है अपने को, ठीक है, ओके। ऑल्सो ऑब्टेन v3x माइनस 4, यहाँ पे हमको v3x माइनस 4 भी निकालना है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे स्लाइड, यहाँ तो एग्जांपल में, ठीक है, एग्जांपल है, क्या नंबर है एग्जांपल का, यहाँ पे एग्जांपल है 15.28 ICI स्टडी मटेरियल, ठीक है, हम पढ़ तो उसी से रहे हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे p दिया हुआ है। x क्या है, वैल्यू हमारे पास है, x है वैल्यू 4, 5, 7, 8, 10, x है 4, 5, 7, 8 और ये 10, ठीक है, ओके। p क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0.15, 0.2, 0.4, 0.15, 0.1, 0.15, 0.2, 0.45, यहाँ पे फिर से 0.15 और 0.1, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, शायद थर्ड वाला वैल्यू गलत हो गया है, 0.40 था, ओके, क्योंकि यहाँ 1 से ज़्यादा आ रहा था, इसलिए समझ में आ गया कि ये कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये सारों को सम करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ओके, ये सारे का सम करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है e ये x माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, ई एक्स माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, ये निकालना है। और यहाँ पे दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, v3x माइनस 4, ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे v मतलब होगा वेरिएंस, ओके, यहाँ पे v मतलब होगा वेरिएंस। तो यहाँ से पहले हम यहाँ पे ex निकाल सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे ex निकाल सकते हैं। पहले हमको ex निकालना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे ई एक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ई एक्स होल स्क्वायर है शायद। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया ऊपर क्वेश्चन लिखने में। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये ऐसा निकालना है। तो पहले ई एक्स निकालना पड़ेगा। ई एक्स क्या आता है अपने पास, समेशन पी एक्स। समेशन पी एक्स यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेटर लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं। यहाँ पे ये अपना है कैलकुलेटर। तो 4 इंटू 0.15 इसको मैं डाल देंगे मेमोरी में। 5 इंटू 0.2 इसको डाल देंगे मेमोरी में। 7 इंटू 0.4 इसको डाल देंगे मेमोरी में। 8 इंटू 0.15 इसको डाल देंगे मेमोरी में। और 10 इंटू 0.1 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। सारों को करके मेमोरी रिकॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अपना 6.6 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 6.6 आ रहा है हमारा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ई एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अपना है एक्स। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लिख लिया हूँ, यहाँ पे स्मॉल में डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ई एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसको मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे म्यू ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कर देंगे म्यू स्क्वायर। तो पहले x माइनस ई एक्स ले लेते हैं। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर में। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर में करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 6.6 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 6.6 इसका मल्टीप्लाई करके इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.76। ओके, तो यहाँ पे 5 माइनस 6.6 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.56। फिर यहाँ पे 7 माइनस 6.6 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करेंगे 0.16। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 माइनस 6.6 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 1.96। और यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे 10 माइनस 6.6 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करेंगे, ये आ गया 11.56। ठीक है, ये सारों को मेमोरी में डाल देना था, मैं मिस कर गया हूँ। तो सारों को एक एक करके जैसे ही हम करते जाते वैसे ही इसको मेमोरी में डाल सकते थे। यहाँ पे मिस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अब इसको कर देंगे सम 11.56। ये आ गया अपने पास, आ गया 23। ठीक है, ये आ गया अपने पास 23। अब अपने को क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये ई एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा, एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, ये अपना आ रहा है यहाँ पे 23। ओके, यहाँ पे ई एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर आ रहा है अपना यहाँ पे 23। देख लेते हैं यहाँ पे वही आया कि नहीं, कि हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। यहाँ पे शायद हमने, देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी लिया ही नहीं। ये अपना मिस्टेक हो गया, हम क्या है डायरेक्ट उसी को ही ई मान लिए। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया कि हमने इसी को ही हमने ई मान लिया, लेकिन ये तो ई है ही नहीं अपना। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये आ गया, लेकिन अपने को ई निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे ई एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ई अगर हम निकालना है यहाँ पे, तो ये पी इंटू यू म्यू स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे पी इंटू म्यू स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 6.76 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। इसका अगर सम नहीं भी करते तो चलता। ठीक है, 0.2 इंटू 2.56। यहाँ पे इसको भी मेमोरी में डाल देते हैं। 0.4 इंटू 0.16 इसको भी डाल देते हैं मेमोरी में। और यहाँ पे 0.15 इंटू 1.96 इसको भी डाल देते हैं मेमोरी में। 0.1 इंटू 11.56 इसको भी डाल देते हैं मेमोरी में। सबको करेंगे मेमोरी रिकॉल। तो यहाँ पे ये अपना ये सम क्या आ जाएगा, इसका 3.04 आएगा यहाँ पे, ये अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, पी इंटू म्यू स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसका हम सम करते हैं, इसका सम नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो अपने को निकालना नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पे इसका क्या वैल्यू आ जाएगा अपने पास 3.04। सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो अपना आंसर चाहिए अपने को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ये ई एक्स का ये स्क्वायर, तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया 3.04। ठीक है, ये अपना आ गया 3.04।
तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये अपना एक फॉर्मूला था, ठीक है, ये अपना यहाँ पे ये फॉर्मूला था, ये वाला देखिए, ये अपना वेरिएंस का फॉर्मूला था जो हमने अभी देखा था, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया वो वेरिएंस का फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा था हमने, देखिए यहाँ पे लिखा था, ये देख, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो x माइनस ई ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस ई ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये वेरिएंस निकाल लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे ये वेरिएंस निकाल लिया है, हमने यहाँ पे v ऑफ x निकाल लिया है 3.04, ठीक है, यहाँ पे हमने v ऑफ x निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे, वह ये जो अपने को जो दिया हुआ है ये 3x माइनस 4, इसको मैं ले लेता हूँ y, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। तो अगर मेरे को वेरिएंस ऑफ y चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे को वेरिएंस ऑफ y चाहिए, अगर मेरे को यहाँ पे v लिखा हुआ है तो वो है वेरिएंस ऑफ y, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.04 करूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9.12 आ जाएगा, ये अपना आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये है, सॉरी वहाँ पे तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने यहाँ पे ये जो हमने लिया है इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 3.04। ये जो हम जो नॉर्मल जो केस लेते थे, ठीक है, ये उसके लिए था, तो यहाँ पे 9 इंटू 3.04, तो यहाँ पे आ जाएगा 27.36। ओके, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे वेरिएंस के लिए, हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए देखा था, ठीक है। सो यहाँ पे वेरिएंस के लिए यहाँ पे अपने को उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए बी स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये लेना पड़ेगा। ओके, हम स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यहाँ पे सिंगल लेते थे। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जैसे हमने देखा, यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ बी ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही वेरिएंस लेना है तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, वेरिएंस लेना है तो अब इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, हमको यहाँ पे वेरिएंस निकालना था, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकालना था। ओके, सो अब यहाँ पे आगे जाते हैं, देखते हैं सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। ये आ रहा है 3.04 और ये आ रहा है अपना 27.06, तो अपना आ रहा है सेम आंसर। ओके, ठीक है। अब आगे और भी कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग अपने तरीके से देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। हम यहाँ पे जब क्वेश्चंस जब देखेंगे, हम यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, उसमें सारी चीजें अपने को मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी लगाया हुआ है, तो एक बार जरूर आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि हम जब इसका जब नेक्स्ट जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो फिर आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, काफी सारे एग्जाम्पल है, कोई सा भी डाउट हो एग्जाम्पल्स में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको ये भी डाउट, जो भी डाउट है, मैं वहीं से आप लोग के डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपना ये प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। जो भी है यहाँ पे ये मैं स्लाइड्स तो आपके साथ शेयर करूँगा ही, आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस करें तो फिर आप लोग को क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ओके, ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एवरीवन।